से 144 वर्ष पहले महाकुंभ का आयोजन किया गया था, मतलब कि 1881। अकबर ने प्रयागराज की पवित्रता को मान्यता दी, इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद रख दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस कुंभ मेले का आयोजित किया गया था, लेकिन वहां पे अचानक से भगदड़ के कारण 800 लोगों का वहां पे जान चला गया। प्रयागराज का जो नजारा है पूरा दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 45 दिन में लगभग 50 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आएंगे प्रयागराज। करोड़ों लोगों के लिए नागा साधु एक मिस्ट्री है। महाकुंभ, अब इसके बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये शब्द कहाँ से आया और इस महाकुंभ का महत्व क्या है? महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है और कुंभ कब और क्यों मनाया जाता है? क्या है कुंभ का इतिहास? आखिर क्यों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज पवित्र स्थल पे ही हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है? आज के वीडियो में आपको महाकुंभ के इतिहास और इसके मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। जान करके आप हैरत में पड़ जाएंगे। 2025 में जो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है उसमें ऐसा क्या खास बात है जो 144 साल बाद आयोजित हो रहा है? और आखिर महाकुंभ प्रयागराज में क्यों आयोजित किया जाता है? और इसी वीडियो में हम लोग नागा साधु के बारे में भी जानने वाले हैं। वो हमेशा कुंभ के समय में क्यों दिखाई देते हैं और कुंभ के बाद और कुंभ के पहले वो लोग कहाँ चले जाते हैं? महाकुंभ का आयोजन जहाँ पे किया जा रहा है प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम माना जाता है। यहाँ पे बस गंगा और यमुना नदी ही दिखाई देती है। आखिर में सरस्वती नदी कहाँ पे विलुप्त हो गई है? तो दोस्तों जो भी काम आप कर रहे सारे चीज को छोड़ दो और अभी इस वीडियो पे ध्यान दो। महाकुंभ के सारे इतिहास, सारे पर्दे मैं आज इस वीडियो में हटाने वाला हूँ और आपके सामने लाने वाला हूँ। मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। बस आपसे एक चीज का क्षमा मांगना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं काफी देर कर दिया हूँ लाने में। मैं आपको एक चीज का गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपको महाकुंभ से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ये मेरा गारंटी है। महाकुंभ के सारे रहस्य जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और आप महाकुंभ में जाकर के डुबकी मारे या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा चीज जानते हैं कि महाकुंभ होता क्यों है, इसका इतिहास पूरा जानते हो, तो आप एंड में जाकर के मेरा ओपिनियन जरूर देखना। वो बहुत ही ज्यादा वो काफी ज्यादा रोमांचक है। आज हम कुंभ से जुड़े हर एक पहलू और हर एक पक्ष को बहुत ही गहराई से जानेंगे। शुरू करते हैं पौराणिक कथा से। कुंभ का आयोजन का आधार भी माना जाता है। समुद्र मंथन के बारे में पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया है। अगर आप नहीं पढ़े तो कहीं न कहीं इसके बारे में जरूर सुने। माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो देवताओं और असुरों से मिलकर समुद्र मंथन बहुत ही ज्यादा प्रयास करने के बाद अमृत का कुंभ, मतलब की अमृत से भरा हुआ एक घड़ा निकला था, जिसे देवताओं ने बहुत ही चालाकी से अपने कब्जे में कर लिया। असुरों को ये चीज के बारे में पता चला, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उस अमृत को लेकर के भाग निकले। इसी के छीना झपटी में भागम भाग में अमृत के 4 बूंद जाकर के पृथ्वी पे गिरे। ये बूंद ये 4 स्थानों पे गिरे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और यही 4 स्थान पे आज भी कुंभ मेला को आयोजन किया जाता है। आपको मैं बता दूं ये कुंभ का मेला एक नहीं बल्कि 4 तरह का होता है। कुंभ, अर्ध कुंभ, पुण्य कुंभ और महाकुंभ। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में हर तीसरे साल में आयोजित किया जाता है। इसके बाद आता है अर्ध कुंभ। अर्ध का मतलब यहाँ होता है आधा, और इसका आयोजन हर 6 साल में किया जाता है, और वो भी केवल 2 स्थान पे, हरिद्वार और प्रयागराज। आप बात करते हैं पूर्ण कुंभ की, जो कि हर 12वें साल पे आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और फिर नासिक। लेकिन कौन सी साल में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा ये तय किया जाता है ज्योतिषी गणना के आधार पर। फिर आता है सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ। ये इतना इंपॉर्टेंट इस कारण होता है क्योंकि ये महाकुंभ हर 144 साल बाद आयोजित किया जाता है। अब ये मिस्ट्री को भी सॉल्व कर देते कि हर 144 साल बाद ही महाकुंभ क्यों आता है। दरअसल 12 पूर्ण कुंभ आयोजन के बाद महाकुंभ आता है। ये चीज को मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, हर पूर्ण कुंभ 12 साल बाद आते हैं, मतलब कि 12 पूर्ण कुंभ इंटू 12 वर्ष, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके होता है 144 वर्ष। आज से 144 वर्ष पहले महाकुंभ का आयोजन किया गया था, मतलब कि 1881 में। 144 साल बाद 2025 में महाकुंभ का आयोजित प्रयागराज में हो रहा है। यहाँ पे खास बात यह है कि महाकुंभ का आयोजित हर हमेशा प्रयागराज में ही किया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसका ये जगह बाकी 3 जगह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन धरती के धरातल पे आज भी ये बहती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति ये 3 नदी के संगम में शाही स्नान करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में इसका महत्व ज्यादा माना जाता है। ऐसे तो कुंभ मेले का आयोजन ग्रह और नक्षत्र को देख करके ही किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित किया जाता है जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति विशेष स्थिति में होते हैं।
बृहस्पति जब मकर राशि, सूर्य एवं चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों में होते हैं, तब पुण्य महाकुंभ का समय बनता है। ये संयोग हर 144 वर्ष में बस एक बार ही आता है। और प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख ये भी है महाकुंभ का आयोजन सतयुग से ही होता आ रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये पहली बार कब और कहाँ हुआ था। लेकिन ये रिकॉर्ड में है प्रसिद्ध दार्शनिक आदि शंकराचार्य हिंदू तीर्थयात्री को औपचारिक रूप से स्थापित किया। उन्होंने एक परंपरा को शुरू किया जिसमें साधु संप्रदाय कुंभ मेले में एकत्रित होते थे, जिसमें कि वो लोग आध्यात्मिक चर्चाएं और धर्म क्रियाएं करते थे। कई विद्वान का यह भी मानना है कि ये आयोजन गुप्त काल के समय ही शुरू हुआ था। ये सब बात हो गई गुप्त काल, शंकराचार्य और महाकुंभ की पौराणिक कथा। लेकिन आप जानेंगे ब्रिटिश का मुगल शासन, आजादी के बाद कुंभ का आयोजन कैसे किया गया था। चलिए मुगल काल से ही शुरू कर लेते हैं। सम्राट अकबर ने प्रयागराज की पवित्रता को मान्यता दी। इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद रख दिया। इलाहाबाद का मतलब होता है ईश्वर का निवास स्थान। कुंभ और अकबर से रिलेटेड जाने माने इतिहासकार डॉक्टर इरम चतुर्वेदी अपने किताब कुंभ ऐतिहासिक वागम में लिखते हैं, ने अपने 2 सीनियर ऑफिसर को कुंभ की व्यवस्था को देखने के लिए तैनात करते हैं। पहला मीर बहर जो कि लैंड और वाटर मैनेजमेंट का काम देखता था, और दूसरा मुसद जिसके पास घाटों की जिम्मेवारी थी। इसी किताब में वो लिखते हैं 1589 में इलाहाबाद कुंभ के लिए उन्होंने 19,000 मुगलिया सिक्के खर्च किए थे, और उन्हें उस कुंभ से 41,000 मुगलिया सिक्के की आमदनी हुई, यानी कि 22,000 का शुद्ध मुनाफा हुआ। मुगल काल से आगे बढ़कर के ब्रिटिश काल के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिशर ने सबसे पहले 1881 में कुंभ मेले का आयोजित किया। भक्तों को जमावड़ा देख करके स्नान घाटों और सुरक्षा सुविधाओं के लिए बेसिक चीजों में सुधार किया। 1947 के बाद भारतीय सरकार ने कुंभ का आयोजन को संभाला, जिसमें कि बेहतर बेसिक सुविधाएं और सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। इस मामला में 1954 में जो कुंभ मेला हुआ था उसे विशेष रूप से याद किया जाता है। पहला मेला था जिसके लिए डेडिकेटेड बजट बस कुंभ मेले के लिए किया गया था एलोकेट, और ये पहला बजट करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, जिससे ये एक बड़ा आयोजन का बहुत ही अच्छा युग शुरू हुआ। और ये एक तरफ से नेशनल इवेंट बन गया। ऐसे एक इंसिडेंट है उसे भुलाया नहीं जा सकता। आफ्टर इंडिपेंडेंस कुंभ मेले का आयोजित किया गया था, लेकिन वहाँ पे अचानक से भगदड़ के कारण 800 लोगों का वहाँ पे जान चला गया था। भगदड़ के कारण ने क्राउड मैनेजमेंट की पूरी पोल खोल करके रख दी। सरकार पे और उनके व्यवस्था पे लाखों सवाल खड़े किए गए थे। उसके बाद इसमें सुधार किया गया और बेहतर फैसिलिटी लाने की कोशिश भी की गई। इसके वजह से कुंभ मेले ने बहुत लोगों के आकर्षण अपने तरफ खींच लिए हैं, जिसमें दुनिया भर से आध्यात्मिक लोग भाग लेते हैं। दरअसल हम सब कितने लकी है जो कि 12 कुंभ मेले के लगने के बाद जो इस बार लग रहा है वो महाकुंभ है, मतलब कि 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ है। मतलब कि अगले बार ये महाकुंभ 144 साल बाद लगेगा, मतलब कि 2169 ईयर में। अगर आप ये दिन देख रहे तो हमसे और आपसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा। इस बार का महाकुंभ का आयोजन उतना ही बड़ा भव्य है। इस बार का प्रयागराज का जो नजारा है पूरा दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ये आयोजन इतना बड़ा है कि मानो किसी इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। मकर संक्रांति में 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। इस टाइम पे प्रयागराज में इतने लोग थे, मतलब कि पूरे दुनिया में एक शहर में एक टाइम पे इतने लोग नहीं थे। मतलब कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी उतना तो मकर संक्रांति के दिन बस एक बार में सब कुंभ मेले में नहा लिए। दोस्तों ये 45 दिन का जो आयोजन चल रहा है महाकुंभ प्रयागराज में, उसके लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विदेश में रहने वाले लोगों को तो बस यही लग रहा है कि इतना एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों का रहने का व्यवस्था कैसे कर सकता है। इस मेले का सिक्योरिटी या फिर स्केल का अंदाज यहीं से लगा सकते हैं। जहाँ पे टेंट सिटी बनाए गए वहाँ पे 50,000 पुलिस कर्मचारी को रखा गया है। टेंट सिटी में 1.5 लाख टेंट लगे और जिसके अंदर वॉशरूम की भी व्यवस्था है। मेले वाले इलाके में 4.5 लाख बिजली की कनेक्शन दिए गए। मेले के 40 किलोमीटर के टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं, मोबाइल टावर भी लगे हुए और 3000 रसोई भी है, सड़कें भी बनाए गए हैं। कि एक शहर में जो कुछ होना चाहिए सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। और ये सब चीज देख करके पूरे दुनिया वाला के होश उड़े हुए हैं। गंगा नदी पे 1-2 नहीं बल्कि 30 टेम्पररी पुल ही बना दिए गए। सच कहूँ तो प्रयागराज में होने का महसूस ऐसा है जो कि आप वहाँ पहुंच करके उसका आनंद ले सकते हो। अंदाजा है कि इस 45 दिन में लगभग 50 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आएंगे प्रयागराज। मतलब जितना अमेरिका और कनाडा का पॉपुलेशन नहीं उतना तो भारत में एक शहर में आकर के अमृत स्नान करके चले जाएंगे। मतलब आप इसी से अंदाजा लगाओ कि सनातन का ताकत क्या है। सोच करके देखो 40 करोड़ लोग बिना किसी बुलावे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मजबूरी के सिर्फ अपने लिए आस्था और ईश्वर के लिए श्रद्धा के लिए आ रहे हैं। भारत क्यों, मैं तो ये देख करके हैरान हूँ कितने बड़े नंबर में विदेश से भी आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। एक अंदाजा है कि इस 40 दिनों में लगभग 15 लाख लोग विदेश से आएंगे और स्नान करेंगे प्रयागराज में। मगर इस महाकुंभ में जो सबसे ज्यादा ध्यान जो महाकुंभ का वो खींच रहा है वो है नागा साधु। इस बात में कोई भी अर्ज नहीं है कि आज भी देश में करोड़ों लोगों के लिए नागा साधु एक मिस्ट्री है। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये कुंभ के ही टाइम में सिर्फ क्यों दिखते हैं, कुंभ से पहले ये कहाँ रहते हैं और कुंभ खत्म होने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं। तो आइए मैं आपको नागा साधु से जुड़ा एक फैक्ट बात इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों नागा साधु वर्ड कैसे बना इसको लेकर के 2-3 मान्यताएं हैं। नागा का अर्थ संस्कृत में पहाड़ या पहाड़ जैसा तना हुआ होता है। नागा साधु सनातन के रक्षा के लिए पहाड़ जैसे तने हुए हैं,
मजबूत और अपने व्यवहार में एकदम पहाड़ की तरह स्थिर होते हैं। उसी गुण से नागा साधु का शब्द बना है। कछहरी भाषा में नागा का अर्थ होता है युवा सैनिक। आपको बता दें नागा साधु बहुत ही बड़े लड़ाकू यानी कि वॉरियर भी होते हैं। कहा जाता है कि जब आदि शंकराचार्य मठों की साधना की तब मठों की सुरक्षा के लिए नागा साधु की टोली बनाई गई। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े योद्धा भी बताए जाते हैं। कहते 1748 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया था तो नागा साधु की फौज ने उनके खिलाफ युद्ध लड़ा। आज भी देश में 4 लाख नागा साधु हैं जो कि देश की हिफाजत के लिए कभी भी वॉरियर बन सकते हैं। भारत में टोटल 13 अखाड़ा है दोस्तों, जहाँ जाकर के कोई भी 18 साल से ऊपर वर्ष का जाकर के नागा साधु बन सकता है। लेकिन उन्हें 6 महीने की कठिन परीक्षा और तपस्या देनी पड़ती है। वो अपने तन पे सिर्फ गेरुआ वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। वो अपने शरीर पे भस्म रगड़ते हैं या लगाते हैं। भस्म इस बात का प्रतीक होता कि हमने भी इस राख की तरह अपने आप को खत्म कर लिया, हमने मृत्यु को जीत लिया। एक नागा साधु भिक्षा मांग कर की भोजन का प्राप्ति कर सकता है। एक दिन में एक नागा साधु बस 7 जगह ही भिक्षा मांग सकता है। अगर उस 7 जगह से उन्हें भिक्षा ना मिले तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। एक चीज जरूर देखेंगे दोस्तों, गंगा नदी के सामने इतनी ज्यादा ठंड है लेकिन ये नागा साधु बिना वस्त्र का बहुत ही आराम से वहाँ रह रहे हैं। दरअसल सालों की साधना के बाद ये खुद को अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि किसी भी तरह का मौसम का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये इस हद तक अपने शरीर को जीत लेते कि अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप और हम अगर लगातार अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठा रहे तो शायद हम लोग थक जाएं। कई ऐसे नागा साधु हैं जो कि अपने एक हाथ ऊपर उठा करके ही तपस्या कर रहे हैं। कई लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर ये नागा साधु रहते कहाँ, ये कुंभ में क्यों दिखते और कुंभ के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? इसका सीधा सा यही जवाब है कि ये लोग बहुत ही कठोर तप करते हैं। ये लोग हमेशा साधनों में ही लीन रहते हैं। अक्सर ये लोग पहाड़ों या फिर पहाड़ों में भी वीरान जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे इनके तपस्या में किसी भी तरह का रुकावट ना हो। जहाँ पे भी कुंभ लगता है वो लोग समाज को अपने संदेश पहुँचाने के लिए वापस आ जाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में जब इतने अलग अलग तरह के नागा साधु को देख रहे हैं, ये बस यही चीज करने के लिए कुंभ में आया। कुंभ के समर्पण होने के खत्म होने के बाद ये लोग अपने जगह वापस चले जाएंगे। नागा साधु के बारे में इतने सारे बात है, अगर मैं इस वीडियो में बात करूं तो ये आधा घंटा से 1 घंटा ये वीडियो बन सकता है। लेकिन अगर आपको सब कुछ जानना है तो आपको उनके पास जाना होगा और उनसे समझना होगा। खैर वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो कि हिंदू के ऐसे धार्मिक चीजों पे हर हमेशा ये सवाल पूछना नहीं भूलते हैं, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? इतना खर्च में तो कई सारे अस्पताल बन जाते हैं। उन्हें मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग इतना फिक्र मत करो। अगर इस महाकुंभ पे सरकार का 7,500 रुपया खर्च हो रहा है, उससे ज्यादा 40 दिन में 25,000 करोड़ रुपए की कमाई भी होगी। इस दौरान अलग अलग लोग 2 से 3 लाख रुपए की ट्रांजिशन करेंगे। 6,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे और जितने लोग वहाँ पे घूमने के लिए आएंगे उस 40 दिन में 40,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू मिलेगा बस। और वही 40 दिन में खाना पीने को बेच करके 20,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया जाएगा। सिर्फ धार्मिक किताब और प्रसाद को बेचने से 20,000 करोड़ का रिवेन्यू होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के लोकल शॉपिंग से भी 10,000 करोड़ का रिवेन्यू बनेगा। मतलब कि जितनी कई देशों की जीडीपी नहीं होगी उतना बस 40 दिन में प्रयागराज में रिवेन्यू जनरेट किया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई सियाने लोग होते जो ये पूछते इतना खर्च क्यों किया जाए। मेरा बस एक ही मैसेज है, इस बारे में मत बोला करो इस मेलों से और मंदिर से देश को मिलता ही क्या है। मैं तो कहता हूँ कि आस्था का तो कोई मोल ही नहीं है दोस्तों। अगर आस्था के साथ साथ अगर दुनिया भर के टूरिस्ट अपने तरफ खींच रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और करोड़ों रुपए का रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इस चीज में हर्ज क्या है? तो आप इस महाकुंभ में स्नान किए या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो मौका 144 साल बाद आने वाला है, इसे मिस नहीं कर सकते हम और आप, क्योंकि हम और आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है कि ऐसे वक्त में जी रहे जबकि महाकुंभ लगा हुआ है। इस इवेंट का एक और खास बात यह है कि इस इवेंट का एकदम इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बनाया गया है। मेले के पूरे एरिया को प्लास्टिक फ्री जोन किया गया है। सबसे ज्यादा किसी चीज पे ध्यान दिया गया है तो वो है श्रद्धालुओं के सुरक्षा के लिए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस महाकुंभ में सीसीटीवी कैमरा, एआई और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से ही हो चुकी है। महाशिवरात्रि के दिन मतलब कि 26 फरवरी 2025 को ये महाकुंभ का स्थापना खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका महाकुंभ पे क्या राय है और क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो और डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ।